Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। जैसे कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर टोमोग्राफी सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में कि मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल पे डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने मेनली 4 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। कंट्रोल कंसोल, कंप्यूटर, गेंट्री एंड काउंट। कंट्रोल कंसोल एंड कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गेंट्री। ठीक है, गेंट्री में भी हमने 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सरे ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे कोलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड हमारा यहाँ पे डिटेक्टर्स का था एंड फोर्थ हमारा था यहाँ पे जनरेटर। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा था जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को स्टॉप किया था वो हमारा था डिटेक्टर्स का। ठीक है, अब डिटेक्टर्स के अंदर अपने 2 डिटेक्टर आते हैं। ठीक है, एक आता है आयोनाइजेशन के बेस पे और दूसरा आता है आपका सिंटिलेशन के बेस पे, जिसको सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल के बेस पे जो डिटेक्टर था आपका उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना था सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पीछे का शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सरे ट्यूब की। अगर यहाँ पे एक्सरे ट्यूब की बात की जाए तो जो आपकी एक्सरे ट्यूब होती है वो 3 फेज फ्रीक्वेंसी के साथ अपन उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसकी जो एनोड की हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 3.5 MHU से 8 MHU तक। दैट मीन्स मेगा हीट यूनिट। हीट यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था, 1.4 इंटू जूल होता है। ये आपका एक्सरे ट्यूब के बारे में था। देन आपका कोलिमेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में था। कोलिमेशन दैट मीन्स कोलिमेटर्स के बारे में। यहाँ पे 2 प्रकार के कोलिमेटर होते हैं, एक प्री पेशेंट कोलिमेटर और एक पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर। प्री पेशेंट पेशेंट और एक्सरे ट्यूब के बीच में होता है और पोस्ट पेशेंट पेशेंट और डिटेक्टर्स के बीच में होता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक था हमारा डिटेक्टर्स। डिटेक्टर के अंदर अपने यहाँ पे मेनली 2 प्रकार के डिटेक्टर आते हैं। दैट मीन्स 2 प्रिंसिपल पे काम करने वाले डिटेक्टर। फर्स्ट होता है आपका आयोनाइजेशन एंड सेकंड होता है आपका सिंटिलेशन दैट मीन्स लुमिनिसेंस। ठीक है, फर्स्ट अपन ने आयोनाइजेशन वाले के बारे में पढ़ा था जिसमें आप गैस फील्ड डिटेक्टर्स काम में लेते हो। ये हमने रेडियोथेरेपी में पढ़ रखा है, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के अंदर। आयोनाइजेशन वाले में क्या होता है कि जो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन है दैट मीन्स जो एक्सरेज है वो क्या करती है, आयोनाइजेशन करती हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को अपन रेडिएशन डिटेक्शन में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम गैस फील्ड डिटेक्टर्स काम में लेते हैं, ऐसे डिटेक्टर्स काम में लेते हैं जिनके अंदर गैस भरी हुई होती है। वो उस गैस के अंदर क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, आयन के पेयर्स बनते हैं। वो आयन के पेयर्स इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलता है और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन दूसरे आपके आते हैं यहाँ पे लुमिनिसेंस, जिसको आप सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी बोलते हो, सिंटिलेशन डिटेक्टर भी बोलते हो। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है लुमिनिसेंस का, दैट मीन्स कि यहाँ पे उन मटेरियल पे जब रेडिएशन गिरेगी तो उनमें से क्या होता है, विजिबल लाइट एमिट होती है और इसी विजिबल लाइट एमिट जो एमिट हुई है इसी को आप रेडिएशन डिटेक्शन में काम में लेते हो। इस प्रिंसिपल में आप क्या करते हो कि जैसा कि आपने रेडियोथेरेपी में पढ़ा, जो आपकी लाइट डिटेक्ट होती है वो पीएमटी के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा। वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और देन हम रेडिएशन को डिटेक्ट करके उसको मेजर करते हैं। तो सेम वही प्रिंसिपल अपना यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड डिटेक्टर की, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स का मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया है। लुमिनिसेंस प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करते हैं। लुमिनिसेंस दैट मीन्स कि जब आप इनके जो मटेरियल्स जो इनमें काम में लिए जाते हैं, जब आप उन पे रेडिएशन फॉल आउट करोगे, दैट मीन्स जब उन पे रेडिएशन गिरेगी तो उनमें से विजिबल लाइट एमिट होगी और वो फिर वो विजिबल लाइट डिटेक्ट की जाती है पीएमटी के द्वारा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड देन डिजिटल सिग्नल्स। बात करते हैं अब इसके बारे में। Solid state detectors consist of a scintillation coupled with a photomultiplier tube। सबसे पहले इन्होंने कंपोनेंट्स की बात की है यहाँ पे। तो कंपोनेंट्स के अंदर मेनली इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सिंटिलेशन मटेरियल होता है, दूसरा आपका पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, दोनों की जो कि कपल्ड होते हैं, दैट मीन्स दोनों जॉइंट होते हैं। ठीक है,
द साइज ऑफ डिटेक्टर इज अबाउट 1.0 इंटू 1.5 mm²। हम यहाँ पे अगर एक डिटेक्टर की बात करें, इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के जो आप सिटी स्कैन मशीन के अंदर काम में लोगे, इस एक डिटेक्टर की साइज कितनी होती है? 1.0 इंटू 1.5 mm²। ठीक है। When X-ray falls on detector, light is produced which is detected by the photodiode। जैसे ही आपकी एक्सरेज डिटेक्टर पे गिरती हैं तो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, उसमें से क्या निकलती है? विजिबल लाइट निकलती है। विजिबल लाइट कौन से प्रिंसिपल पे निकली? आपके लुमिनिसेंस के प्रिंसिपल पे और सिंटिलेशन मटेरियल से निकलती है जो आप काम में ले रहे हो। विच इज डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड, जो कि फोटोडायोड के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। अब फोटोडायोड कहाँ पे होती है? आपकी PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर आपकी फोटो डायोड्स पाई जाती हैं। वो फोटो डायोड्स क्या करती हैं? इन विजिबल लाइट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं। नाउ फोटो डायोड गिव एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट इज डिजिटाइड। अब क्या करती हैं कि ये जो फोटो डायोड्स होती हैं ये उस विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने के बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करती हैं और फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये तो बात हुई आपकी नॉर्मली और सिंपली। अगर अपन डीपली बात करें, जैसा कि आपने रेडियोथेरेपी में पढ़ा था, होता है क्या कि फोटो डायोड्स दैट मीन्स जो आपकी PMT होती है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसके अंदर क्या होता है? फोटो डायोड की जगह पे फोटो कैथोड होती है। ठीक है। डायोड दैट मीन्स एनोड या कैथोड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? फोटो कैथोड होती है। फोटो कैथोड क्या करती है कि इन जो विजिबल लाइट के जो सिग्नल्स आ रहे हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या किए जाते हैं? एम्पलीफाई किए जाते हैं। किसकी हेल्प से? डायनोड्स की हेल्प से। बहुत सारी डायनोड्स लगी होती है जिनका वोल्टेज क्या होता है कि हर एक का वोल्टेज, जैसे आप नेक्स्ट डायनोड पे जाते हो उसका 100 वोल्टेज पोटेंशियल आपको उस पर ज़्यादा मिलेगा। तो इन डायनोड्स का काम क्या होता है कि इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स एम्पलीफाई करना। देन लास्ट में आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं एनोड पे। एनोड उनको कलेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं, फिर जाके इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। द डिजिटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एक्सरे इंटेंसिटी। इन्होंने कहा है कि जो डिजिटाइज्ड, जो लास्ट में आपको डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिले हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। जो आपका जो डिटेक्टर था उसके ऊपर जो इंसिडेंट हुई है, जो एक्सरेज गिरी हैं उनकी इंटेंसिटी के। ऑब्वियसली बात है, आपकी जो एक्सरेज हैं जैसे वो सिंटिलेशन मटेरियल पे गिरेंगी, ठीक है, तो जितनी एक्सरेज गिरेंगी उतनी वहाँ से क्या होगी? विजिबल लाइट एमिट होगी। जितनी विजिबल लाइट एमिट होगी उतनी ही विजिबल लाइट को फोटो डायोड्स डिटेक्ट करेंगी, वहाँ से उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है। और जितना वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनेंगे और फिर उतने ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे। दैट मीन्स आपके डिजिटल सिग्नल डायरेक्टली रिलेट करते हैं कहाँ से? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। ठीक है। अगर आपकी इंसिडेंट एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपको डिजिटल सिग्नल उसी के तरीके से मिलेंगे और अगर कम है तो उसी के तरीके से मिले। ठीक है। सिंटिलेशन डिटेक्टर यूज इन सिटी स्कैन हैव फॉलोइंग मटेरियल्स। जो आपके सिटी स्कैन के अंदर जो सिंटिलेशन डिटेक्टर्स, दैट मीन्स जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं जिनका प्रिंसिपल लुमिनेसेंस होता है, जिसमें आप जो सिंटिलेशन मटेरियल काम में लेते हो वो कौन कौन से मटेरियल काम में लिए जाते हैं? हम बात करते हैं सिटी स्कैन की यहाँ पे। तो NaI विद थेलियम, सोडियम आयोडाइड डोप्ड विद थेलियम भी हम वहाँ पे काम में ले सकते हैं। कैडमियम टंगस्टेट हम वहाँ पे काम में ले सकते हैं। ठीक है। और NaCSI दैट मीन्स सोडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड जैसे जो मटेरियल है, जो सिंटिलेशन मटेरियल है, जिनकी लुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स जब उन पे रेडिएशन गिरती है तो वो विजिबल लाइट एमिट करते हैं। दैट मीन्स ऐसे मटेरियल। ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स बताए गए हैं आपको, जो कि आप सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और सिंटिलेशन डिटेक्टर में सिटी स्कैन की मशीन में काम में ले सकते हो। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड डिटेक्टर था। फर्स्ट डिटेक्टर आता है आपका आयोनाइजेशन का, जो आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि आपके गैस फील्ड डिटेक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स एक ट्यूब होती है जिसके अंदर गैस भरी जाती है, वहाँ पे आयोनाइजेशन होता है, आयन पेयर्स बनते हैं, आयन पेयर्स कलेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरे आते हैं आपके सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, जो कि लुमिनेसेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। लुमिनेसेंस दैट मीन्स जब कोई भी मटेरियल पे रेडिएशन गिरती है तो उसमें से विजिबल लाइट एमिट होती है। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक सिंटिलेशन मटेरियल होता है, एक आती है आपकी PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। सिंटिलेशन मटेरियल से विजिबल लाइट एमिट होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब उन विजिबल लाइट को
डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद में उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद में उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द गेंट्री। गेंट्री में हमने 4 कंपोनेंट्स की बात की थी। फर्स्ट आपका था यहाँ पे एक्सरे ट्यूब, सेकंड था कोलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन, थर्ड था आपका डिटेक्टर्स के बारे में। अब फोर्थ अपन बात करते हैं यहाँ पे एचवी जनरेटर के बारे में, हाई वोल्टेज जनरेटर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपने एक्सरे ट्यूब में बात की है कि जो आपकी एक्सरे ट्यूब होती है वो 3 फेज फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करते हो। दैट मीन्स जो वो वहाँ पे जो जनरेटर आप काम में लेते हो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो उन चीज़ों से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका जो एचवी जनरेटर जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो आप हाई वोल्टेज करोगे। दैट मीन्स उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द नॉर्मल एक्सरे मशीन। ठीक है। In a CT scanner, a high voltage generator is mounted on the gantry, which takes 0.3 second for 360 डिग्री रोटेशन। दैट मीन्स कि जो आपके सिटी स्कैनर्स होते हैं उसके अंदर हाई वोल्टेज जनरेटर यूज़ किया जाता है जो कि गैंट्री पे माउंटेड होता है, गैंट्री से अटैच्ड होता है, और ये 0.3 सेकेंड लेता है केवल 360 डिग्री रोटेशन कराने में। दैट मीन्स कि जो आपकी एक्सरे ट्यूब या फिर जो आपकी गैंट्री होता है उस गैंट्री को 360 डिग्री रोटेट कराने में केवल और केवल 0.3 सेकेंड्स लेता है। ये बात की जा रही है आपकी मॉडर्न सिटी स्कैनर्स की। जो आपकी अभी जो सिटी स्कैनर्स काम में ली जाती हैं उनकी बात की जा रही है। अगर आप जैसे जनरेशन में जाओगे तो जनरेशन में जो आपकी फर्स्ट जनरेशन की आप बात करोगे उनके अंदर प्रॉपर जो आपका रोटेशन होता है, एक रोटेशन 360 डिग्री का, वो भी नहीं होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है केवल और केवल मॉडर्न सिटी स्कैनर की कि उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं। द जनरेटर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर विद कैपेसिटी ऑफ 60 किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर की कैपेसिटी की बात की गई है। आपका जो जनरेटर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है और इसकी कैपेसिटी होती है 60 किलोवाट तक। ठीक है। इट प्रोवाइड स्टेबल करंट एंड द वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेस। जो आपका जनरेटर होता है, यहाँ पे जो एचवी जनरेटर आप सिटी स्कैन में काम में ले रहे हो, ये जो ट्यूब करंट जो प्रोवाइड करेगा वो एक स्टेबल ट्यूब करंट होता है। दैट मीन्स उसके अंदर पल्स ड्यूरेशन बहुत कम होती है, पल्सेस बहुत कम होती हैं। ठीक है। विच इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज की अगर अपन बात करें तो वोल्टेज कौन कंट्रोल करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उस जनरेटर के अंदर। दैट मीन्स बहुत एडवांस्ड जनरेटर हम यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है। द जनरेटर कैन गिव अ ट्यूब करंट ऑफ अबाउट 800 mA एट 125 kV विद पल्स ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4 मिली सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे बात की गई है डिजिटल वैल्यूज़ की कि कितने mA तक वो करंट देता है, क्या kV देता है वो, और कितना उसका पल्स ड्यूरेशन होता है। ठीक है। तो आपका जो जनरेटर है वो ट्यूब करंट कितना देता है? लगभग 800 मिली एम्पियर का। ठीक है। एट 125 किलो वोल्टेज, जो उसके आप केवी अप्लाई करते हो वो वहाँ पे 125 होता है। 800 mA तक वो करंट देता है विद पल्स ड्यूरेशन ऑफ 224 मीटर सेकेंड। दैट मीन्स उसके बीच में पल्स का ड्यूरेशन यहाँ पे 224 मिली सेकेंड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर सिटी मशीन्स। सिटी मशीन के स्टार्टिंग में अपन ने 4 कंपोनेंट की बात की थी। देन अपन ने जो आपका थर्ड कंपोनेंट था गैंट्री को, उसको फर्दर 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। गैंट्री को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में जो आपका लास्ट जो फोर्थ कंपोनेंट बचता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसको आप काउच बोलते हो। काउच नाम से समझ रहे हो यहाँ पे, वो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसपे आप पेशेंट को लेटाते हो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने के लिए। ठीक है। द काउच सपोर्ट्स द पेशेंट कंफर्ट एंड मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। जो आपका काउच होता है वो क्या सपोर्ट करा है? दैट मीन्स पेशेंट को कंफर्ट कराता है, कंफर्ट फील कराता है। आप काउच के ऊपर पेशेंट की पोजीशन बनाते हो। ठीक है। एंड मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। जो आपका काउच होता है वो किसका बना होता है? लो एटॉमिक नंबर मटेरियल का बना होता है। क्यों बना होता है लो एटॉमिक नंबर मटेरियल का? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सिटीशियन की जो मशीन है, जो गैंट्री है, वो क्या कर रही है? पेशेंट के चारों तरफ रोटेट करती है, 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है। दैट मीन्स वो काउच के भी चारों तरफ रोटेट करेगी। तो अगर यहाँ पे आपका काउच अगर हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल का बना तो आप बॉडी ऑर्गन्स की इमेज नहीं ले पाओगे, बिकॉज वो सारी के सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए काउच को लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से बनाया जाता है। इट इज़ मोटर ड्राइवन मैकेनिज्म फॉर स्मूथ पेशेंट पोजिशन। ठीक है। पेशेंट की जो पोजिशन है वो स्मूथ रहे, हार्ड ना हो, पेशेंट कंफर्ट रहे, इस वजह से इसको जो आप इसका जो मैकेनिज्म होता है ड्राइवन का, दैट मीन्स इसको चलाने का, वो स्मूथ होता है। और कौन चलाता है इसको? मोटर चलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर्स होती हैं जो कि इस जो आपका काउच होता है इसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट्स कराती हैं। इट मूव्स लॉन्गिट्यूडनली
थ्रू गैंट्री अपर्चर। अगर अपन यहाँ पे इसके मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें एक मेन जो आपका मूवमेंट होता है वो पाया जाता है, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनली। जो आपकी गैंट्री होती है, गैंट्री के एक्सिस पे लॉन्गिट्यूडनल मूव करता है, ठीक है। इन हेलिकल सिटी द काउच मोशन इज डिफाइंड बाय द पिच फैक्टर। अब अपन बात करें अगर यहाँ पे हेलिकल सिटीज़ की, अब हेलिकल सिटी आपके सामने नया नाम आया है। जैसे आप जनरेशन्स पढ़ोगे, जनरेशन्स पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि हेलिकल सिटी कौन सी होती है। अगर यहाँ पे अपन हेलिकल सिटी की बात करें तो हेलिकल सिटी के अंदर जो आपके काउच का जो मोशन होता है वो पिच फैक्टर से डिफाइन किया जाता है। अब पिच फैक्टर क्या होता है, ये चीज़ें हम हेलिकल सिटी के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली द टेबल टॉप इज कर्व्ड। जो आपकी जनरली जो काउच होता है उसका जो टेबल टॉप, दैट मीन्स जो काउच का जो टॉप पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है थोड़ा सा, वेयर एज फ्लैट टॉप कंपेरिजन टू द फ्लैट टॉप, दैट मीन्स वहाँ पे फ्लैट नहीं होता है, कर्व्ड होता है। प्रेफरेबली कार्बन फाइबर इज रिक्वायर्ड। और इसके जो मटेरियल जो अपन काम में लेते हैं, लो एटॉमिक नंबर जो मटेरियल अपन ने काम में लिया है वो ज़्यादातर अपन कौन सा प्रेफर करते हैं, यहाँ पे कार्बन फाइबर प्रेफर करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन्स ऑफ द सिटी, जिसकी अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे थे हर जगह कि जनरेशन जनरेशन जनरेशन। तो आज हम बात करेंगे अब सिटी स्कैन की जनरेशन के बारे में। कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए, इसके टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ ली, कंप्यूटर टोमोग्राफी का प्रिंसिपल आपने टोमोग्राफी पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कब इन्वेंशन हुई, कब फर्स्ट सिटी स्कैन इंस्टॉल्ड हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब आपका मेन यहाँ पे टॉपिक आता है जनरेशन्स के बारे में। जनरेशन्स किससे रिलेट करते हैं उनके बारे में अपन सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि दैट मीन्स जो आपकी सिटी स्कैन की जो मशीन, फर्स्ट जो मशीन इन्वेंट हुई थी, ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी, डिसएडवांटेज थे उसके। उन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए उस मशीन के अंदर क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, दैट मीन्स कुछ चीज़ें नई लगाई गई, दैट मीन्स उसको नया बनाया गया। तो वो जो पहले वाली थी वो आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन। देन जैसे आपने उसको मॉडिफाई किया वो वहाँ पे कौन सी हो गई, सेकेंड जनरेशन। तो इसी तरीके से आपकी सिटी की मशीन्स के अंदर क्या हुए, मॉडिफिकेशन होते रहे। और आज आप जो काम में लेते हो वो आपकी आती है सेवन्थ जनरेशन, दैट मीन्स 7 बार आपकी सिटी मशीन के अंदर मॉडिफिकेशन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी जो आप काम में लेते हो मॉडर्न जो आपकी सिटी स्कैन होती है वो आपकी 7th जनरेशन है, ठीक है। A variety of city geometries have been developed to acquire the X-ray transmission data for image reconstruction. That means कि जो आप इमेज का रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके लिए आपको डाटा अच्छा मिले, इसके लिए जो आपकी सिटी मशीन्स की जो ज्योमेट्रीज थी वो तैयार की गई, ठीक है, उनको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। दीज ज्योमेट्रीज आर कॉमनली कॉल्ड जनरेशन। ये जो इसकी ज्योमेट्रीज थी इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जनरेशन्स बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट जनरेशन आर एज फॉलोज। मेनली जो अपना जो जनरेशन इन्होंने बनाई थी, दैट मीन्स सिटी मशीन को मॉडिफाई किया, इनका मेन एम क्या था, लक्ष्य क्या था, स्कैनिंग टाइम रिडक्शन। जो आपकी फर्स्ट मशीन थी वो ज़्यादा टाइम ले रही थी, उसको मॉडिफाई करके क्या किया गया कि इसका स्कैनिंग टाइम कम हो। दो चीज़ें मेन थी यहाँ पे, एक फर्स्ट थी आपकी स्कैनिंग टाइम को कम किया जाए, दूसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मैकेनिकल मोशन। सबसे पहले दूसरी बात उसमें क्या होता है कि मोशंस पाए जाते हैं, आपकी एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स रोटेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, मूव करते हैं 360 डिग्री पे। तो जो स्टार्टिंग की जो आपकी जनरेशन थी उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स थे, दैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उनको क्या किया गया, सिंपल किया गया ताकि इनके मोशन सिंपल हो सके, ठीक है। 7 जनरेशन्स ऑफ सिटी स्कैन आर देयर। इन सबको करते करते यहाँ पे कितनी जनरेशन आ चुकी है अभी तक, 7 जनरेशन आ चुकी हैं। द 6th and 7th सिटी स्कैन जनरेशन इज कॉल्ड एज हेलिकल सिटी एंड मल्टी स्लाइस सिटी रिस्पेक्टिवली। जो आपकी 6th जनरेशन होती है उसको आप बोलते हो हेलिकल सिटी स्कैनर, एंड जो आपकी 7th यहाँ पे सिटी स्कैन होती है मीन 7th जनरेशन है उसको आप बोलते हो मल्टी स्लाइस सिटी जनरेशन। दैट मीन्स कि जो आपकी फर्स्ट होती है उसको आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड को सेकंड जनरेशन, थर्ड को थर्ड जनरेशन, फोर्थ को फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ को फिफ्थ जनरेशन। बट 6th और 7th को एक स्पेशल नाम दिया गया, 6th हेलिकल सिटी होती है आपकी और 7th मल्टी स्लाइस सिटी होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अपनी फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन दैट मीन्स कि सबसे पहले जो आपकी सिटी मशीन जनरेट की गई थी, दैट मीन्स इन्वेंट की गई थी, वो कैसी थी, ठीक है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर इज रोटेट ट्रांसलेट पेंसिल बीम सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो मूवमेंट होते थे वो 2 ही मूवमेंट होते थे, रोटेट और ट्रांसलेट। और रोटेट और ट्रांसलेट भी कैसे होते थे वो आप डायग्राम के थ्रू अभी समझोगे। दूसरा पेंसिल बीम, इसमें फैन बीम यूज़ नहीं की जाती थी,
कौन सी बीम यूज़ की जाती थी? पेंसिल बीम। दैट मीन्स पेंसिल की नोक की तरह केवल एक बारीक रेडिएशन की बीम आती थी, ठीक है, जिसको हम रेडिएशन दैट मीन्स डायग्नोस्टिक के लिए काम में लेते थे। अब अपन यहाँ पे मोशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट मोशन है यहाँ पे दिखाया गया है ट्रांसलेट। बीच में आपका यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है, ऊपर एक्सरे ट्यूब है, नीचे डिटेक्टर है। अगर आप उसको लीनियरली मूवमेंट कराते हो तो वो कौन सा मूवमेंट कहलाता है? आपका ट्रांसलेट मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रेडिएशन बीम के चार रे यहाँ पे आपको दर्शाए हैं। दैट मीन्स आप इनको पेंसिल बीम ही मान के चलें, ना कि फैन बीम। ये क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर आगे की तरफ मूव किया गया, उस तरीके से इन्होंने पेंसिल बीम को यहाँ पे डिनोट किया है। नेक्स्ट अपन इसका दूसरा मूवमेंट की अगर बात करें तो दूसरा मूवमेंट होता है इसका रोटेशन मूवमेंट। वैसे देखा जाए तो जो आपका रोटेशन मूवमेंट से अगर आप बात करोगे तो आप समझोगे कि ये जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है उसके चारों तरफ घूमता है, बट ऐसा नहीं होता है। रोटेशन मूवमेंट में क्या होता है कि जो आपकी एक्सरे ट्यूब है वो केवल और केवल यहाँ पे 1 डिग्री एंगल पे रोटेट होती है, ठीक है। वो जैसे 1 डिग्री एंगल पे रोटेट होगी, आपका जो नीचे का जो जो डिटेक्टर है वो भी 1 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें ट्रांसलेशन मूवमेंट दिए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे दो ही मूवमेंट होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करते थे? इमेजेस लेते थे। फर्स्ट ट्रांसलेट और सेकंड रोटेट, दो ही प्रकार के मूवमेंट होते हैं। और वो मूवमेंट भी कैसे होते हैं? एक तो आप विदाउट एंगल दैट मीन्स जीरो एंगल पे क्या कराते हो? पूरी मशीन को ट्रांसलेट मूवमेंट कराते हो, दैट मीन्स लीनियर मूवमेंट कराते हो। फिर जैसे आपको रोटेट कराना होता है तो एक साइड में आपने क्या किया? इसको 1 डिग्री एंगल पे रोटेट किया। 1 डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद में इसी पोजिशन में क्या किया? इसको लीनियरली ट्रांसलेट किया। देन दोबारा आप क्या करोगे? नॉर्मल पोजीशन में लाओगे। नॉर्मल पोजीशन में लाने के बाद में ऑपोजिट साइड में इसको 1 डिग्री में रोटेट किया, ठीक है, और देन उसी पोजीशन में फिर इसको ट्रांसलेट किया गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए केवल इतने ही मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। और यहाँ पे पेंसिल बीम ही काम में ली जाती थी, ठीक है। अब इसकी और फीचर्स की अपन बात करते हैं कि और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। दैट मीन्स पाए जाते थे, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन अब नहीं, अब अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जो भी बात करेंगे वो अपन पास्ट की बात करेंगे कि ऐसा होता था, ठीक है। इन दिस सिस्टम 2 सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर वाज यूज्ड। जो यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर जो डिटेक्टर यहाँ पे दिखा है, वैसे देखा जाए तो सिंगल डिटेक्टर होता है यहाँ पे। दैट मीन्स एक एक्सरे ट्यूब होती है और एक डिटेक्टर होता है, बट इस एक डिटेक्टर के अंदर भी 2 डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। एक डिटेक्टर के अंदर 2 डिटेक्टर होते हैं। वो कौन से काम में लिए जाते थे? सोडियम आयोडाइड। दैट मीन्स यहाँ पे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर काम में लिए जाते थे। लुमिनेसेंस के जो प्रिंसिपल पे जो वर्क करते हैं वो काम में लिए जाते थे। इट इज ट्रांसलेटेड लीनियरली टू एक्वायर 160 रेज अक्रॉस 24 सेंटीमीटर फील्ड ऑफ द व्यू। जो ये आप बात की जा रही है कि फर्स्ट मूवमेंट जो आपका ट्रांसलेशन मूवमेंट होता था, तो ये ट्रांसलेट होती थी, ठीक है, टू एक्वायर 160 एक्सरेज। 160 एक्सरेज दैट मीन्स 160 पेंसिल बीम्स की बात की जा रही है यहाँ पे। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता था वो कितना होता था? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रोटेटेड बिटवीन ट्रांसलेशन टू एक्वायर 180 प्रोजेक्शन एट 1 डिग्री इंटरवल। और 1 डिग्री इंटरवल के 1 डिग्री इसको रोटेट किया जाता था, उसी से 180 प्रोजेक्शन लिए जाते थे, ठीक है। इट टुक अबाउट 4.5 मिनट पर स्कैन। एक स्कैन में इसका टाइम कितना था? 4.5 मिनट का, ठीक है। विद 1.5 मिनट टू रिकंस्ट्रक्ट ए स्लाइस। और एक स्लाइस को बनाने में इसे कितना वक्त लगता था? 1.5 मिनट का। एन ऑयल कूल्ड स्टेशनरी ट्यूब वाज यूज इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर नॉर्मल जो आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, जिसमें स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब होती थी, वो भी ऑयल कूलिंग वाली वही एक्सरे ट्यूब यहाँ पे काम में ली जाती थी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे टाइम देख रहे हो, इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फोकल स्पॉट साइज वाज 2.25 एंड 12 mm। फोकल स्पॉट साइज भी आप देख सकते हो कि इसकी बड़ी है। अगर फोकल स्पॉट साइज बड़ी होगी तो इमेज की क्वालिटी अच्छी आपको नहीं मिलेगी। ऑपरेटिंग केवीपी वाज 120 केवीपी एंड 33 MA। इसका जो फैक्टर था वो फैक्टर भी बहुत कम काम में लेते थे अपन। 120 केवीपी और 33 MA पे ये मशीन ऑपरेट होती थी। फॉर फिल्ट्रेशन 6 mm एल्यूमिनियम फिल्टर वाज यूज। फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 6 mm का एल्यूमिनियम का फिल्टर यूज़ किया जाता था। ये सारे फीचर्स हैं इस मशीन के कि इस मशीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम में ली जाती थी, ठीक है। आप देख सकते हो NAI का यहाँ पे डिटेक्टर काम में लिया जाता था। 2 मूवमेंट होते थे, एक रोटेशन और एक ट्रांसलेशन। यहाँ पे पर स्कैन के लिए आपको 4.5 मिनट लगती हैं एक
स्लाइस बनाने के लिए 1.5 मिनट लगती है। स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब यहाँ पे काम में ली जाती है। ऑयल कूलिंग वाली फोकल स्पॉट की साइज़ 2.25 से 12 mm, ठीक है। ऑपरेटिंग केवीपी यहाँ पे 120 केवीपी और 33 mA, और फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 6 mm का एल्यूमिनियम फिल्टर यूज़ किया जाता है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन थी सिटी की। अब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, ठीक है। ऑब्वियसली बात है डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे तभी आपकी सेकंड जनरेशन आई थी, ठीक है। तो एडवांटेज की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एडवांटेज इसका एक ही था, पेंसिल बीम अलाउ एफिशिएंट स्कैटर रिडक्शन, कि अगर आप पेंसिल बीम काम में लोगे तो स्कैटर्ड रेडिएशन आपको कम से कम मिलेंगी। एक प्रॉपर्टी है कि आपकी जो फैन बीम होती है, फैन बीम में क्या होता है, पेनम्बरा ज़्यादा होता है, और पेनम्बरा किस वजह से होता है ये आपको पता होगा, स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से होता है। बट पेंसिल बीम में ऐसा नहीं होता। पेंसिल बीम में स्कैटर्ड रेडिएशन रिडक्शन दैट मीन्स कम हो जाती है, स्कैटर रेडिएशन आपको बहुत कम मिलती है कंपैरिजन टू द फैन बीम। तो ये इसका एक एडवांटेज था, जिससे आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी। स्कैटर रेडिएशन नहीं होंगी तो पेशेंट को भी डोज नहीं लगेगी। डिसएडवांटेजेस की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका टाइमिंग का था। टोटल स्कैन टाइम वाज लॉन्ग, पूरा स्कैन टाइमिंग इसका लंबा था। फॉर 10 स्लाइसेज इट वाज टेकन 25 to 30 मिनट। अगर अपने को 10 स्लाइसेज रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो अपने को मिनिमम 25 से 30 मिनट्स, दैट मीन हाफ एन आवर आपको लग जाता था 10 स्लाइस स्कैन करने के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो आपका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे पहला और मेन डिसएडवांटेज यही था कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती थी, ठीक है। सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर हैड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आफ्टर ग्लो, जैसा कि आप यहाँ पे बात करते हो NAI डिटेक्टर यहाँ पे काम में लिए जाते थे। तो NAI डिटेक्टर का भी एक डिसएडवांटेज था कि उनमें आफ्टर ग्लो होता था। आफ्टर ग्लो आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर डार्क रूम के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर, कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए। वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि आफ्टर ग्लो कम होना चाहिए। आफ्टर ग्लो क्या होता है कि जब आप कोई भी मटेरियल ऐसा है, लुमिनिसेंस का मटेरियल, जब आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो उसके बाद में भी उसमें से क्या निकल रही हैं, विजिबल लाइट के फोटोन्स निकल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम आयोडाइड का ये डिसएडवांटेज था कि इसमें से रेडिएशन नहीं देने के बाद में भी यहाँ पे आफ्टर ग्लो होता था, दैट मीन्स विजिबल लाइट के फोटोन्स निकलते थे। कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल मोशन ऑफ रोटेट ट्रांसलेट सिस्टम, और जो इसका जो मोशन जो आप करा रहे हो यहाँ पे एक्सरे ट्यूब का और डिटेक्टर का, ये जो मैकेनिकल मोशन था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये इसका डिसएडवांटेज, ये इसके डिसएडवांटेज थे। इन डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए फिर नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे खोजी गई, जो थी आपकी सेकेंड जनरेशन ऑफ द सिटी स्कैन। सेकेंड जनरेशन आप नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट मीन्स अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।